Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट थर्ड का वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आज के वीडियो में हम इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स को देख रहे हैं। पूर्व में हमने कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिक मेटलिज्म के कंसेप्ट को पढ़ा था। आज हम उसी कंटिन्यूटी में कार्ल मार्क्स के मेटलिस्टिक और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या को समझेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या के संबंध में कार्ल मार्क्स क्या कहता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने से मार्क्स के प्रयास को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है और इस सिद्धांत को हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या आर्थिक नियतिवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं है और न ही उसकी कोई ईश्वरीय प्रेरक कारण है। समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। इस संबंध में मार्क्स ने कहा है कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। मार्क्स से पूर्व समाज के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए कतिपय विद्वानों ने कहा है कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्धों तथा सेनापतियों द्वारा हुआ है, जबकि कार्लाइल जैसे विचारकों का मानना था कि इतिहास का निर्माण नेपोलियन और क्रॉमवेल जैसे महान नायक करते हैं। हीगल का मानना था कि महान विचारकों ने महान समाज का विकास किया। मार्क्स ऐसे विद्वानों और इतिहासकारों से सहमत नहीं हैं जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा। मार्क्स के अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से मार्क्स का कहना है कि मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो भी उत्पादन करते हैं उनमें वे एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों के सूत्र में बन जाते हैं और ये संबंध अनिवार्य होते हैं और इन पर उनका अपना कोई वश नहीं होता। इन उत्पादन संबंधों का स्वरूप उनकी भौतिक उत्पादन शक्ति के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होता है। इन उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है। इस तरह से हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता था तब सामंत अस्तित्व में आता है और जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तब पूंजीपति उद्योगपति का उदय होता है और जब भौतिक उत्पादन प्रणाली के अनुरूप सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तब इन संबंधों के अनुरूप सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों की उद्भावना की जाती है। 1948 में मार्क्स और एंजेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि बुजुर्गवा या मध्य वर्ग ने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ
सामाजिक विकास के नए चरणों को भी जन्म देती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स ने निम्नलिखित 5 युगों में बांटा है। सबसे पहले हम आदिम साम्यवादी युग, जिसे हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। मार्क्स का मानना है कि प्रारंभिक आर्थिक अवस्था एक साम्यवादी अवस्था थी। मनुष्य कंद फल फूल खाकर अपना पेट भरता था और शिकार द्वारा पेट भरने की इस स्थिति ने सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलकर शिकार करने लगे और मिलकर ही उसे खाते थे। इस समय पूर्ण समानता, पूर्ण स्वतंत्रता थी, न कोई किसी का शोषण करता था। उन दिनों परिवार का जन्म नहीं हुआ और संपूर्ण कबीला ही एक परिवार होता था, जिसके बिना किसी रिश्ते में सभी स्त्री पुरुष समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते थे। आगे चलकर प्रकृति ने मानव में अंतर्द्वंद औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन धोना, पौधे उगाना आदि सीखे। इस तरह से सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात कार्ल मार्क्स ने की। इसी के अंतर्गत उन्होंने मालिक और दास की बात भी इसके अंतर्गत की। तत्पश्चात दास युग, जिसे हम स्लेव सोसाइटी कहते हैं, जैसा कि बताया गया है कि प्रारंभ में साम्यवादी अवस्था थी। इसके पश्चात व्यवस्था बदली और दास युग प्रारंभ हुआ। कृषि अवस्था के साथ वैयक्तिक संपत्ति का भी श्री गणेश हुआ। साथ ही श्रम विभाजन भी प्रारंभ हुआ और श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम से कार्य करके उनसे लेने लगे और अपना समय आमोद प्रमोद, विद्या, कला तथा राजनीति आदि में बिताने लगे। आदिम वर्ग में समाज अब स्वतंत्र नागरिकों और दासों के 2 वर्गों में विभक्त हो गया। दास युग में मालिक का दास पर वैसा ही हक होता है जैसे मकान, जमीन या जानवर पर। दास युग में आदमी पशुओं की तरह बिका करते थे। दास की पत्नी और बच्चे भी मालिक भी वस्तु कहलाते थे। अतः दास युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की ज़्यादा। इसी के अंतर्गत कानून, पुलिस, जेल और इन व्यवस्थाओं को भी दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राजसत्ता को जन्म दिया। इस तरह से दास युग का प्रारंभ हुआ। थर्डली सामंती युग, जिसे हम फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। इस युग में दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वे जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे, क्योंकि इनका अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत होता था। अतः उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता था और किसान दास तो न थे, किंतु पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं थे। सामंतवाद में समाज सामंत और किसान 2 विरोधी वर्गों में बंट गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे। इससे सामंती व्यवस्था में किसानों को खेती करने के बाद काफ़ी समय मिल जाता था। ऐसी स्थिति में वे अन्य चीज़ों का भी आविष्कार करते थे। मशीन का आविष्कार होने पर सामंती समाज जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गया। तत्पश्चात कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी युद्ध, उत्पादन के नए साधनों या उत्पादन के नए रिश्तों को इस युग में जन्म हुआ और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग का प्रारंभ हुआ। पूंजीवाद को अपनी वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के होने पर प्राप्त हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में एक महान परिवर्तन का नाम है। पूंजीवाद में उत्पादन साधन महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। सर्वसाधारण को न तो साधन सुलभ थे और न ही अपने पुराने हस्तकौशल वाले रोजगारों को चला सकते थे। अतः मजबूर होकर उन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ा और इस युग में मजदूर भी अन्य सामान की भांति खरीदे और बेचे जाने लगे। पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय इसे दूसरे रूप में स्थायी बना दिया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के विकास के बीच मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा के मध्य रहकर इन दोनों के परस्पर विरोधी वर्गों में सीधे संघर्ष होने नहीं देता था। पर समय बीतने पर मध्यम वर्ग भी सर्वहारा वर्ग की भांति ही बन जाता है। फलतः पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के पास एक दूसरे के विरुद्ध घोर युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता था। इस युग का अंत तभी होता जब पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूप से नाश हो जाता और उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाता। इस तरह से तत्पश्चात कम्युनिस्ट सोसाइटी आई, साम्यवादी युग आया और पूंजीवादी व्यवस्था
सर्वहारा के शोषण पर आधारित है और जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मजदूरों का अपना अस्तित्व ही खतरे में नज़र आता है तो उसके खिलाफ झंडा उठाकर वो बगावत करते हैं और पूंजीपति वर्ग और उनके शासक को उखाड़ फेंकता है। इसी को क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप एक वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी, किंतु इस अवस्था से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आएगा जिसमें कि सर्वहारा का अधिनायक वर्ग स्थापित होगा और उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण किया जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मानव इतिहास के आर्थिक नियतिवाद को अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से उत्पादकीय शक्तियाँ और उत्पादन संबंध पर एक समाज का स्वरूप क्या है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। ऊपर दिए गए इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि उत्पादकीय शक्तियाँ उत्पादकीय संबंधों का निर्माण करती है और तब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन होते हैं और तब परिणाम स्वरूप उत्पादकीय संबंधों में समाज की रचना के स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक प्रकार की उत्पादकीय शक्ति के अनुरूप विशिष्ट प्रकार के समाज व्यवस्था एवं वर्ग व्यवस्था परिलक्षित होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि इतिहास की जो भौतिक व्याख्या की गई है उसके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए, जिसके अंतर्गत नंबर 1, इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। नंबर 2, प्रकृति के विकास के नियमों की तरह ही समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं। नंबर 3, किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। फिफ्थली, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त होता है। इस तरह से हमने इतिहास की जो भौतिक व्याख्या है उसके अंतर्गत ये निष्कर्ष निकले। तत्पश्चात हम देखेंगे कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की पूंजीवाद के समर्थकों द्वारा कई आधारों पर इसकी आलोचना की गई, जिसके अंतर्गत नंबर 1, आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचकों का यह मानना है कि मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्वों पर ही आधारित नहीं होती। आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त इस संबंध में अनेक तत्वों द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक तत्व भी है, सामाजिक वातावरण भी है और मानवीय विचार भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सेकेंडली, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आलोचकों का मानना है कि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता और यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें भी राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। थर्डली, इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। मानव इतिहास, जैसा कि आपको पता है कि मानव इतिहास में अनेक परिवर्तन संयोग से ही होते हैं और यह संयोग ही था। जैसे कि न्यूटन ने पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखा और इसके आधार पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का विकास किया। यदि गौतम बुद्ध सड़क पर अचानक बूढ़े, बीमार और मृत व्यक्ति को न देखते तो उनमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। इस तरह से हम देखेंगे कि कई बार इतिहास में कई चीज़ें संयोग के कारण भी होती है, जबकि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में इस संयोग के तत्व की उपेक्षा की है। फोर्थली, इसके अंदर धर्म की उपेक्षा। मार्क्स ने परिवर्तन लाने वाले तत्वों में धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है, जबकि मानव इतिहास में धर्म एक प्रभावक तत्व रहा है। यूरोप में भी लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तनों को लाने में ईसाई धर्म की प्रमुख भूमिका रही है और आज भी पश्चिमी एशिया की राजनीति को धर्म के बिना नहीं समझा जा सकता। फिफ्थली, राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है।
मार्क्स ये मानता है कि आर्थिक कारण ही राजनीति सत्ता का मूल है। वस्तुतः सर्वत्र राजनीतिक सत्ता का मूल आर्थिक कारण नहीं होते। नेपोलियन ने फ्रांस की राजनीतिक सत्ता सैनिक शक्ति से प्राप्त की थी, न कि किसी आर्थिक कारण से। 6. इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या। मार्क्स ने इतिहास की वैज्ञानिक व तर्कसंगत व्याख्या नहीं की है। उसने अपने सिद्धांतों को प्रमाणों से पुष्ट नहीं किया। उसने इतिहास के वैज्ञानिक तर्कसंगत अनुशीलन से पूर्व ही हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर कल्पना कर ली, जो कि पूंजीवादी अपने विनाश की ओर उन्मुख है। उसके पूर्वाग्रहों से इतिहास के अध्ययन करके उसने नियम ढूंढने का प्रयत्न किया। इस तरह से इतिहास की उन्होंने अवैज्ञानिक व्याख्या इसके अंतर्गत की है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमने देखा आलोचना में मानवीय चेतना एवं सृजनात्मक कौशल की उपेक्षा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स का ये विचार है कि जब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन आते हैं तब उत्पाद के संबंधों में परिवर्तन आ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हम ये पूछ सकते हैं कि उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन क्यों आते हैं। एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली बदलकर दूसरे प्रकार की उत्पादन प्रणाली का रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्या उत्पादकीय शक्तियाँ जीवमान शक्तियाँ हैं जो सौदृश्यता को लिए हुए इतिहास का नेतृत्व करती है? मार्क्स का संभवतः उत्तर इतना ही है कि पदार्थ गतिशील तत्व है और गतिशीलता के प्रभाव में ही भौतिक शक्तियाँ स्वतः परिवर्तित होती है। यह मनुष्य की चेतना है जो अचेतन उत्पादन शक्तियों का निर्माण करती है, उन्हें विकसित और परिवर्तनीय होती है। इस तरह से मानवीय चेतना और सृजनात्मक कौशल की इसके अंतर्गत उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट, इसके अंदर इतिहास की धारा का साम्यवादी युग पे आकर रुक जाना। कार्ल मार्क्स ने अपनी व्याख्या में इतिहास की भौतिक व्याख्या से यह सिद्ध करता है कि साम्यवाद विकास की अंतिम अवस्था है। लेकिन साम्यवाद की स्थिति तक पहुंचकर गतिशील भौतिक तत्व अपनी गतिशीलता क्यों छोड़ देता है? क्या उससे आगे विकास संभव नहीं है? ऐसा लगता है कि मार्क्स का भौतिक तत्व सौदृश्यता को लिए हुए अपने साम्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के साथ रुक जाता है और यह मार्क्स की वैज्ञानिक मान्यताओं के विपरीत जाने वाला तत्व है। इन आलोचनाओं के पश्चात भी मार्क्स के द्वारा इतिहास की जो व्याख्या की गई है उसका महत्व आज भी है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कितनी भी कमियां निकाली जाए, परंतु यह तो सत्य है कि मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारकों पर बल देकर सामाजिक विज्ञान की एक महान सेवा की है और इतिहास को बदलने से आर्थिक शक्तियां एकमात्र कारण चाहे न रही हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योग सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या के कारण अब इतिहास के अध्ययन की पद्धति और दृष्टिकोण विशाल हो गए हैं और इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्धांत है, क्योंकि यह प्रतिपादित करता है कि आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा करके इतिहास का वास्तविक या वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की गई है वो उस समय की काल और परिस्थितियों के आधार पर की गई है। इसकी आलोचना होने के बाद भी इसकी महत्ता आज भी है। तो आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की आर्थिक व्याख्या ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के नए एस्पेक्ट खोलेंगे। धन्यवाद।